प्रांत गुलाम वंश के सुल्तानों की शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। राज्य को सैन्य इकाइयों में बांटा गया था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता का लगभग वही अर्थ है जो राजपूत काल में सामंत का था। इक्ता के अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था जिनके अधिकार सूबेदारों के समान थे। इनके स्थानांतरण की व्यवस्था थी। इस काल के प्रमुख इक्ता थे मंडावर, अमरोहा, संभल, बदायूं, बारा, कोइल, अवध, करा, मानिकपुर, बयाना, ग्वालियर, नागपुर, झांसी, मुल्तान, उच्च, लाहौर, सामन, सुनाम, कुहराम, भटिंडा और सिंध। मुक्ति केवल सुल्तान की प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे लेकिन व्यवहार में वे स्वतंत्र थे। खलीसा इक्ता के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जिनका प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता था। इन्हें खलीसा कहा जाता था। इसके अतिरिक्त गुलाम वंश के शासनकाल में किसी अन्य प्रकार का विभाजन नहीं था। सैन्य संगठन हशम-ए-कत्ब या हशम-ए-सुल्तानी केंद्रीय सेना थी। सवार-ए-कल्ब शाही घुड़सवारों को कहा जाता था। सवार-ए-बरगुस्तान शस्त्रधारी घुड़सवार सैनिक संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य प्रणाली को मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित बनाया। अमीर-ए-तुमन 10,000 सैनिकों का अधिकारी था। अमीर-ए-सादा 100 सैनिकों का अधिकारी था। अमीर-ए-हजारा 1000 सैनिकों का अधिकारी। अमीर-ए-पंजाह 50 सैनिकों का अधिकारी। अमीर-ए-वहर नौकाओं के प्रबंध का अधिकारी। वसीलात-ए-हश्म यह वेतन रजिस्ट्रार था। बरनी के अनुसार सरखेल 10 सवारों का सरदार। सिपहसालार 10 सरखेलों का अफसर। अमीर 10 सिपहसालारों का अधिकारी। मलिक 10 अमीरों का अधिकारी। खान 10 मालिकों का अधिकारी। सुल्तान 10 खानों का अधिकारी। सेना सुल्तान की स्थिरता का मूल आधार थी। सुल्तान की अपनी अंगरक्षकों की सेना थी जिसका प्रधान था सर-ए-जानदार। सुल्तान मुख्यतः इक्तेदारों की सेना पर निर्भर करता था। सेनापति को अरीज-ए-मामलिक कहा जाता था। अधिकांश सैनिक और सैन्य अधिकारी गुलाम होते थे जैसे मुइज्जी गुलाम, सम्मी गुलाम। सेना को मजबूत बनाने में दीवान-ए-अरीज कहा जाता था। सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले तो वे जो जिहाद करते थे और दूसरे वे जो स्वयंसेवी सैनिक होते थे और अपने साथ अपने घोड़े और हथियार लाते थे। सुल्तान सर्वोच्च सेनापति होता था। बलबन के समय तक अस्थायी सेना की व्यवस्था नहीं थी। बलबन ने प्रथम बार एक अस्थायी सेना संगठित की। मजमुआदार का मुख्य कार्य आय व्यय का हिसाब रखना और जरूरतमंदों को ऋण देना था। उसके अधीन खजीन या खजांची होता था। खजांची के पास नगद रुपया होता था। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-वकूफ की स्थापना की। इसका कार्य लगभग मजमुआदार जैसा ही था। वित्तीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की आमदनी के मुख्य स्रोत थे खराज, उज्र, जकात, जजिया, खम्स। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर भी थे जैसे खानों की खुदाई और उत्तराधिकारहीन संपत्ति की आमदनी पर कर, सीमा शुल्क, आबकर आदि। इन स्रोतों से राज्य को भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था। सुल्तान को सर्वाधिक धन युद्ध में की गई लूटपाट से प्राप्त होता था। न्याय प्रशासन सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था। धार्मिक झगड़ों के निर्णय में वह मुख्य सद्र और मुफ्ती की सहायता लेता था और अन्य मामलों में काजी की। सुल्तान के बाद मुख्य न्यायिक अधिकारी मुख्य काजी था जिसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। मिन्हज-उस-सिराज काफ़ी लंबे समय तक इस पद पर रहा। मुख्य काजी को सद्र-ए-जहान कहा जाता था। दाद-ए-बक और अमीर-ए-दाद अन्य न्यायिक अधिकारी थे। ग्रामों में पंचायत और शहरों में कोतवाल भी न्यायिक भूमिका निभाते थे। जिन केसों में केवल हिंदू ही होते थे उन्हें पंचायतों द्वारा तय किया जाता था और मुसलमानों का निर्णय काजी किया करते थे। दंड काफ़ी कठोर थे। दीवान-ए-अमीर को ही
मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की। उसी के काल में इस विभाग को अति विशिष्टता प्राप्त हुई। यह विभाग मालगुजारी और कृषि से संबंधित था। इसके ऊपर वज़ारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य में अनेक विद्रोहों ने जन्म ले लिया था। वैसे तो साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी सरदार बार बार विद्रोह करते रहते थे और सुल्तान केंद्रीय सेना की सहायता से इन विद्रोहों को दबाने में सफल होते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक के सामने परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। साम्राज्य के अनेक भागों में एक साथ विद्रोह हो रहे थे। बंगाल, मावार, वारंगल, कंपिल, पश्चिमी बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध में बार बार विद्रोह हुए, जिससे केंद्र सरकार की पकड़ इन राज्यों से काफ़ी ढीली पड़ गई। इन विद्रोहों को दबाने की नीति में मोहम्मद तुगलक की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि उसने सरदारों को विभिन्न अभियानों का नेतृत्व न देकर सभी विद्रोहों को स्वयं ही दबाने का प्रयास किया और इधर से उधर भागता फिरा। इससे उसकी काफ़ी शक्ति छीन हुई और वह प्रशासन पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना न दे सका। दक्षिण के विद्रोह ने तो सुल्तान की कमर तोड़कर रख दी। जब सुल्तान वहां तेजी से विद्रोह को दबाने के लिए गया तो उसकी अधिकांश सेना प्लेग के कारण मर गई। इस जबरदस्त हानि को सुल्तान सह न सका और न ही विद्रोह को पूरी तरह दबा सका। उसके वापस लौटते ही हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया और विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और दिल्ली सल्तनत की कीमत पर उत्तर में अपना राज्य फैलाता गया। विजयनगर के साथ साथ बहमनी राज्य की भी दक्षिण भारत में स्थापना हुई। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। यद्यपि मोहम्मद तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोहों को दबाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन वह साम्राज्य का विघटन न रोक सका और जब वह सिंध के विद्रोह को दबाने के लिए सिंध में था तब उसकी मृत्यु हो गई। बाकी अगले पार्ट में।